हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 11 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली वंदे उत्कल जननी को अपना स्टेट एंथम डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को अपना स्टेट एंथम अनाउंस किया है। देखिए, स्टेट एंथम यानी राज्य गान। जैसे हमारे देश का राष्ट्रगान है वैसे ही उड़ीसा का राज्य गान होगा वंदे उत्कल जननी। 1912 में इसको लक्ष्मीकांत मोहपात्रा जी द्वारा लिखा गया था। 1994 से उड़ीसा की विधानसभा में इसको यूज़ किया जा रहा था। अब उड़ीसा के स्टेट एंथम के तौर पर अनाउंस कर दिया गया है वंदे उत्कल जननी को। उड़ीसा इस समय कई बातों से चर्चा में है। रिसेंटली उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद रफ़ीक। उसके अलावा मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये उड़ीसा से रिलेटेड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क टेम्पल और कोणार्क टाउन को सूर्य नगरी में डेवलप करने का निश्चय लिया है। यानी सूर्य नगरी के रूप में इनको डेवलप किया जाएगा, कोणार्क टेम्पल को और कोणार्क टाउन को। इसके अलावा उड़ीसा के सीएम कौन हैं? तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। उड़ीसा के पास एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर अब अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। ये इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग साइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट मिल्गन और एडवर्ड कॉल्स्टन का स्टैचू डिमोलिश कर दिया गया है किस कंट्री में? तो रिसेंटली यूके में रॉबर्ट मिल्गन और एडवर्ड कॉल्स्टन का स्टैचू डिमोलिश कर दिया गया है। क्यों? देखिए, ब्लैक लाइव्स मैटर ये इस समय मूवमेंट चल रहा है बहुत ज़ोरों से। हालांकि पहली बार ये मूवमेंट नहीं चल रहा है, लेकिन ये मूवमेंट दोबारा जागृत हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी आप सभी को याद है, मैंने आपको बताया था, अमेरिका में एक अफ्रीकन मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी एक पुलिस वाले के द्वारा। इनकी नेक पर उन्होंने पैर रख दिया था जिसकी वजह से इनकी सांस रुक गई थी और उनकी मौत हो गई थी जॉर्ज फ्लॉयड की। और उनके आखिरी वर्ड थे आई कांट ब्रीथ। आई कांट ब्रीथ जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी वर्ड थे। उसको लेकर अमेरिका में जो है रेसिज्म के खिलाफ एक कैंपेन रन किया गया था बहुत पैमाने पर। और उसी के बाद आई कांट ब्रीथ के द्वारा ये धीरे धीरे ब्लैक लाइव्स मैटर इस मूवमेंट में बदल गया आई कांट ब्रीथ कैंपेन। और अब ये अमेरिका सहित यूरोप में भी फैल चुका है ब्लैक लाइव्स मैटर। यानी जो काले लोग हैं उनके भी जीवन का कुछ मोल है। ये है इस मूवमेंट का मेन थीम। इसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका है उसमें जो व्हाइट हाउस को जाने वाली स्ट्रीट है उसका नाम ब्लैक लाइव्स मैटर रख दिया गया। तो आप याद रखेंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर रख दिया गया। इसके अलावा एडवर्ड कोल्स्टन, ये देखिए 17वीं सेंचुरी के स्लेव ट्रेडर्स थे। अफ्रीका से कई सारे जो है स्लेव्स को ले जाके अमेरिका में बेचते थे। उनका एक स्टैचू था ब्रिटेन में, उसको डिमोलिश करके नदी में फेंक दिया गया। उसके अलावा लंदन के म्यूजियम के सामने रॉबर्ट मिलिंगन का एक स्टैचू था, उसको भी जो है ये मूवमेंट करने वालों के द्वारा डिमोलिश कर दिया गया। तो इस समय जो आई कांट ब्रीथ कैंपेन था अमेरिका में चला था रेसिज्म के खिलाफ, अब वो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, जो अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों के मतलब कि अधिकारों के लिए चलाया जा रहा है अमेरिका और यूरोप में। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो क्यूएस यानी क्वैकरली साइमंड्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी ने टॉप किया है। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तीनों यूनिवर्सिटी अमेरिका से। यहाँ पे देखिएगा, टॉप 100 में इंडिया से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और टॉप 200 में इंडिया से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे जो है इंडिया से फर्स्ट है, सेकंड है आईआईटी दिल्ली और थर्ड है आईआईएससी बेंगलुरु। ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे देख लें तो इस बार आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग है 152 और आपकी आईआईटी दिल्ली की है 182 और आईआईएससी बेंगलुरु की है 184। आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं लास्ट ईयर और इस वर्ष की जो रैंकिंग में क्या सुधार हुआ है। हालांकि जो आपकी आईआईटी बॉम्बे है उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है पिछली बार से। तो टोटल 1000 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई क्यूएस के द्वारा, जिसमें से इंडिया की 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर रखिएगा। और एमआईटी ने टॉप किया है इस बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंट्री की मिलिट्री तत्मदेव, देखिए तत्मदेव इसकी मिलिट्री का नाम है, किस कंट्री की मिलिट्री ने फेसबुक को फेक न्यूज़ काउंटर करने के लिए यूज़ करने के लिए अनाउंस किया है? तो अब तत्मदेव जो कि म्यांमार की मिलिट्री है वो फेसबुक को जो फेक न्यूज़ होती हैं उनको काउंटर करने के लिए यूज़ करेगी। ये है म्यांमार। इसकी कैपिटल क्या है? नेपैदाओ इसकी कैपिटल है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि रखाइन प्रोविंस में जो म्यांमार की मिलिट्री तत्मदेव है ये मुस्लिमों का उत्पीड़न कर रही है और मिलिट्री का कहना है ये सारी फेक न्यूज़ हैं। और इसीलिए उन फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए म्यांमार मिलिट्री ने अब फेसबुक के साथ एग्रीमेंट किया है और फेसबुक का यूज़ करेगी वो जो भी फेक न्यूज़ उसके खिलाफ फैलाई जा रही हैं। बात करते हैं म्यांमार की, तो मैंने कैपिटल आपको बता दी नेपैदाओ। करेंसी है इसकी बर्मी क्यात, बर्मीज क्यात है इसकी करेंसी। और प्रेसिडेंट इंडिया आए थे रिसेंटली विन मिंट, लॉकडाउन के पहले, रिसेंटली नहीं, लॉकडाउन के पहले विन मिंट इंडिया आए थे।
तो आप याद रखिएगा तत्मदेव जो कि म्यांमार की मिलिट्री है, उसने फेसबुक के साथ फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटो कंपनी ने ई शॉप नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने प्रोडक्शन को सेल करने के लिए? तो ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा अपने जो ऑटो या फिर टू व्हीलर्स हैं उनको सेल करने के लिए हीरो मोटर कॉर्प्स ने एक ई शॉप नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आप याद रखेंगे ई शॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म हीरो मोटर कॉर्प्स, ये एक इंडियन फर्म है, पहले हीरो होंडा थी तो जापान की भी एक कंपनी इसमें कंबाइंड थी। हीरो मोटर कॉर्प्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो पवन मुंजाल इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन कंपनी ने यूएनजीसी एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, यानी CO2 एमिशन को घटाने के लिए? तो रिसेंटली टेक महिंद्रा ने यूएनजीसी एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। यूएनजीसी मतलब यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये जो है 2000 से ये मुहिम चलाई जा रही है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अब तक टोटल 155 कंट्रीज इस पर साइन कर चुकी हैं। और पर्पज़ क्या होता है? हम कार्बन एमिशन को घटाएंगे जो हमारा प्रीवियस प्रोडक्शन था कार्बन एमिशन का, इसलिए यूएनजीसी लाया गया 2000 में। और अब टेक महिंद्रा ने भी इस पर साइन कर दिया है। आप देखिएगा 155th कंपनी हो गई है टेक महिंद्रा। बात करते हैं टेक महिंद्रा की, तो हेडक्वार्टर आप देखिएगा टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे में। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सीपी गुरुनानी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और चेयरपर्सन कौन है? आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए एमपी गवर्नमेंट ने वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 रुपीज़ का लोन दिया गया था ताकि वो अपना बिजनेस रीएक्टिवेट कर सकें वापस। तो उसी की तर्ज पर एमपी गवर्नमेंट ने अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वेलफेयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। और सेम वही है, 10,000 रुपीज़ ये देंगे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ताकि ये अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सकें। तो आप याद रखिएगा। बात करें अगर एमपी की तो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि कुछ दिन पहले दीदी व्हीकल सर्विस यहाँ पे लॉन्च हुई थी प्रेग्नेंट वुमेंस को फ्री में व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और रिसेंटली एक खास न्यूज़ चर्चा में है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोक्योरमेंट का काम एमपी ने किया है, यानी गेहूं सबसे ज़्यादा खरीदने वाला कौन सा स्टेट है इंडिया का? तो एमपी है। आप देखिएगा। इसके अलावा एमपी की पुलिस ने ही चरण पादुका कैंपेन लॉन्च की थी माइग्रेट वर्कर के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप एमपी ने ही लॉन्च किया था। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो चर्चा में थी, आप वो भी याद रखिएगा। एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। यहाँ एमपी के जो पेंच टाइगर रिजर्व है या पन्ना टाइगर रिजर्व इस समय बहुत चर्चा में है। इसके अलावा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए चर्चा में है क्योंकि नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं जिनको नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 असिस्टेंट के तौर पर 1950 करोड़ रुपए किस इंडियन स्टेट को दिए हैं? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को 1950 यानी 1950 करोड़ रुपए दिए हैं कोविड-19 असिस्टेंट के तौर पे। इसमें जो वेस्ट बंगाल है वो 1100 यानी 1100 करोड़ का यूज़ करेगा कोविड-19 रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। बाकी जो 850 करोड़ हैं वो कोविड-19 वेलफेयर स्कीम में खर्च करेगा। आप याद रखिएगा। इस समय वेस्ट बंगाल एक और न्यूज़ से चर्चा में है। किस न्यूज़ से? जो इसका हुबली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। आप देखिएगा। इसकी रिपेयरिंग चल रही है और ये 1400 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कितनी लंबाई इसकी? 1366 मीटर। तो आप याद रखिएगा हुबली रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा फ्यूचर में 1400 मीटर लेंथ के साथ। इस समय जो है आपका वेस्ट बंगाल कुछ दिन पहले इसने संधाने ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 पेशेंट पर निगरानी के लिए। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए एग्जिट ऐप भी लॉन्च किया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप ये भी याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर बहुत फेमस है इस समय जगदीप धनखड़ जी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का एक टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्यों? क्योंकि वहाँ इस बार के टाइगर सेंसस में एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी BS6 कार और टैक्सी 1 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रीन स्ट्रिप यूज़ करेंगी अपनी नंबर प्लेट्स पे। आपको बताना है किस डेट से 1 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रीन स्ट्रिप्स यूज़ की जाएंगी। तो सभी BS6 व्हीकल 1 अक्टूबर 2020 से 1 सेंटीमीटर की चौड़ी ग्रीन स्ट्रिप यूज़ करेंगे अपनी नंबर प्लेट पे। और इस जो स्ट्रिप होगी इसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा होगा व्हीकल का। तो आप देखिएगा। इसके अलावा एक और गाइडलाइंस जारी की गई है, जो ग्रीन स्ट्रिप्स होगी उसके नीचे जो पेट्रोल और CNG व्हीकल होंगे उनको ब्लू स्टिकर यूज़ करना पड़ेगा और जो डीजल व्हीकल होंगे BS6 कैटेगरी के उनको ऑरेंज स्टिकर यूज़ करना पड़ेगा। तो सारे BS6 व्हीकल ग्रीन स्ट्रिप्स और जो BS6 पेट्रोल और CNG हैं उनको ब्लू स्टिकर विद ग्रीन स्ट्रिप्स और जो BS6 व्हीकल विद डीजल हैं उनको ग्रीन स्ट्रिप्स विद ऑरेंज स्टिकर। तो आप याद रखिएगा। जो BS6 है यानी भारत स्टेज 6 1 अप्रैल
2020 से इंडिया भर में लागू हो गया है। इंडिया का पहला स्टेट कौन था या सिटी? देखिए, दिल्ली इंडिया का पहला स्टेट या यूटी था जहां पर BS6 व्हीकल या फिर BS6 फ्यूल लॉन्च किया गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया है। BS4 है वो 2017 में इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि हम BS5 को जो है नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली BS6 में आएंगे। BS4 और BS6 में मेन अंतर आप यहाँ देख सकते हैं, सल्फर का है। सल्फर काफ़ी कम हो जाता है BS6 में। तो आप यहाँ देखिएगा, भारत ने BS सिस्टम को यानी भारत स्टेट सिस्टम को 2000 में यूज़ करना शुरू किया था। इसको यूरोपियन यूनियन सिस्टम भी कहते हैं। आप यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने कोरोना इम्पैक्ट के चलते क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन ने कितना कम करने की घोषणा की है। तो OPEC ग्रुप ने डिसाइड किया है कि 10% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देंगे अगली जुलाई तक, मतलब इस जुलाई तक, 31 जुलाई 2020 तक ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 10% कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेट गिर रहा है क्रूड ऑयल का और इसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। तो इससे क्या होगा, लगभग 10 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन घट जाएगा। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। आप देखिएगा, तो 10% क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट कर देंगे OPEC ग्रुप। OPEC की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। इसमें टोटल 13 मेंबर हैं। आप याद रखिएगा। और इस समय सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद बार किंडो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इंडिया OPEC का मेंबर नहीं, याद रखिएगा। 8 बार MP रह चुके अर्जुन चरण सेट्टी का निधन हो गया रिसेंटली। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो अर्जुन चरण सेट्टी जी ओडिशा से बिलोंग करते थे। आप याद रखिएगा, ये 8 बार MP रह चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में NDA शासनकाल में 2000 से 2004 तक ये वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी रहे थे। तो आप याद रखिएगा, उड़ीसा से बिलोंग करते थे और इस समय बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में। रिसेंटली इनका निधन हो गया। किस सिटी पुलिस ने स्त्री स्कीम लॉन्च की है? देखिए, उन वुमेंस की हेल्प करने के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं। तो रिसेंटली हैदराबाद पुलिस ने स्त्री स्कीम लॉन्च की है। स्त्री का फुल फॉर्म क्या है? सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट। हैदराबाद पुलिस ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो लेडीज़ हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका ग्रुप बनाया जाएगा ताकि और लोग डोमेस्टिक वायलेंस ना फेस कर पाएँ, उसके अधिकारों के लिए वो लड़ेंगी। इनमें सबला लेडीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा इस ग्रुप में ताकि वो आगे बढ़कर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस को रोकें। तो आप देखिएगा, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है। रिसेंटली तेलंगाना ने अपना 6th फाउंडेशन डे मनाया है 2 जून को। तेलंगाना के CM K चंद्रशेखर राव जी हैं और गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। तो आप देखिएगा, स्त्री स्कीम हैदराबाद पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या फिर जर्मिसाइड डायट के द्वारा डेवलप किया गया है। आपको बताना है डायट किस सिटी में स्थित है। तो डायट यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़, ये पुणे में स्थित है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आप याद रखिएगा, इसने अनन्या नाम का एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डेवलप किया है। वाटर स्प्रे है, आप किसी भी सरफेस पे स्प्रे कर देंगे तो वहाँ से जो भी जर्म होंगे उनको ये समाप्त कर देगा और 24 घंटे तक उस सरफेस पर वापस जर्म डेवलप नहीं होंगे। डायट की बात करें यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़, तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। पुणे में ये स्थित है। वर्तमान में VC यानी वाइस चांसलर कौन है? तो CP राम नारायण इसके वाइस चांसलर हैं और इसके चांसलर हमेशा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी इस समय राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रोटरी इंडिया के साथ किसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है लर्निंग कंटेंट को टेलीकास्ट करने के लिए? तो रिसेंटली NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने रोटरी इंडिया के साथ MOU पर साइन किया है। इसमें क्या होगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का जो भी स्टडी मटेरियल है उनको ऑनलाइन TV पर प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट के द्वारा। देखिए, स्वयं पोर्टल हुआ या दीक्षा प्रोग्राम हुआ, इन सभी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम पहले ही बनाए जा चुके हैं। अब NCERT सिर्फ इनका यूज़ करेगा इन प्लेटफॉर्म्स का अपने कंटेंट को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए। तो आप देखिएगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा NCERT के द्वारा। इसके लिए इसने रोटरी इंडिया के साथ MOU पर साइन किया है। NCERT की बात करें यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर इसके कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति इसके डायरेक्टर हैं और प्रेसिडेंट हमेशा आपके HRD मिनिस्टर होते हैं, यानी रमेश पोखरियाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फटीग इमर्जेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिसेंटली S&P ग्लोबल यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने फिनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमिज्म लॉकडाउन फटीग इमर्जेस रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5%
श्रिंक कर जाएगी फिनेंशियल ईयर 21 में, यानी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -5.0% रहेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा इस रिपोर्ट में कि फिनेंशियल ईयर 2020 यानी अगले फिनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% रहेगी। तो आप याद रखिएगा, जो S&P की ये रिपोर्ट है फिनेंशियल कंडीशन रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म करके, इसमें कहा गया है कि इंडिया की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अभी भी BBB विद नेगेटिव आउटलुक है। तो आप याद रखिएगा, इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है इंडिया की सोवरेन रेटिंग में। तो आप याद रखेंगे। S&P की बात करें, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की, तो जो अमेरिका स्थित 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें से S&P एक है। अमेरिका में 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन है? फिच, S&P और मूडीज़। तो आप याद रखिएगा, तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप वर्जन के लिए फ्लीट्स नाम का एक फीचर लॉन्च किया है इंडिया में? तो मैं बता दूं, रिसेंटली ट्विटर ने फ्लीट्स नाम का एक फीचर लॉन्च कर दिया है। इंडिया के जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं ट्विटर के, उन सभी में चलेगा फ्लीट्स नाम का फीचर। हालांकि डेस्कटॉप वर्जन के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। देखिए, ब्राज़ील और इटली के बाद इंडिया तीसरा कंट्री है जहां पर फ्लीट्स फीचर अवेलेबल होगा ट्विटर के मोबाइल ऐप में। तो आप देखिएगा, ये जो फ्लीट्स फीचर है, इसमें कोई भी आप रीट्वीट नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, इसके अलावा कमेंट नहीं कर सकते। और ये जो फ्लीट्स फीचर है, इसमें जो भी बंदा ट्वीट कर रहा है वो 24 आवर्स तक डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा। तो आप रखेंगे। बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके जैक डॉर्सी। तो आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली गोमती मरीमुथु पर एंटी डोपिंग रूल्स को वायलेट करने के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स की AIU यानी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट बॉडी ने 4 वर्ष का बैन लगा दिया है। आपको बताना है गोमती मरीमुथु किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो गोमती मरीमुथु तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इन पर 4 वर्ष का बैन लगा दिया है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट्स, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंतर्गत कार्य करती है। आप याद रखिएगा, ये डोपिंग्स में फेल कर गई हैं, मतलब कि जो लास्ट कॉम्पिटिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनका सैंपल लिया गया था और ये कुछ अननेसेसरी सब्सटेंस पाए गए इनके ब्लड में, यानी इन्होंने कुछ दवा ली थी अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, डोपिंग के लिए। तो आप देखिएगा, ये इन्होंने 2019 में जो एशियन चैंपियन हुई थी चैंपियनशिप, उसमें 800 मीटर्स रेस में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था, जिसके लिए इनको गोल्ड मेडल मिला था। अब वो गोल्ड मेडल इनको वापस करना पड़ेगा। गोमती मरीमुथु के साथ के संजीता चानू का भी सैंपल लिया गया था, लेकिन प्रॉपर हैंडलिंग के कारण ऐसा इल्ज़ाम लगा कि वो प्रॉपर हैंडल नहीं हो पाया, इसलिए उस सैंपल को चेक ही नहीं किया गया और के संजीता चानू अपने आप ही बरी हो गई हैं इस बार चेक करने से। तो आप देखिएगा, गोमती मरीमुथु पर 4 वर्ष का बैन और के संजीता चानू को ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो AIU बॉडी है, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंतर्गत कार्य करती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम क्या था तब? IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन। तो आप देखिएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये था फुल फॉर्म। हालांकि अब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में और वर्तमान में प्रेसिडेंट है इसके सेबेस्टियन कॉय। तो आप देखिएगा, पहले इसका नाम IAAF था, अब इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने फ्लाईजी नाम का मोबाइल ऐप डेवलप किया है? तो रिसेंटली IIT गुवाहाटी, जो कि आसाम में है, उसने फ्लाईजी नाम का यानी फ्लाई ईजी नाम का मोबाइल ऐप डेवलप किया है। इसमें क्या होगा? इसमें सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, इस फ्लाईजी ऐप में सभी तरीके की पेमेंट फैसिलिटी है, यानी आपको कहीं भी कोई भी अपने कैश टच नहीं करना है, आप फ्लाइट में जाइए, बैठिए और पेमेंट करिए। तो आप देखिएगा, IIT गुवाहाटी ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल के लिए। देखिए, जो आपका फ्लाईजी ऐप है, ये IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सारे गाइडलाइंस फॉलो करता है। IATA का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। 120 मेंबर्स हैं इसके और IATA की स्थापना हुई थी 1945 में। तो आप याद रखेंगे। ये हमारी प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन थे, आप सभी ने इनका जवाब दिया और ये आज की हमारी वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इनका जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।